derivatives, specializing particularly into futures and options trading only. So everyone, आज है वेंसडे नाइट। वेंसडे नाइट आप सभी लोगों ने टाइम निकाला है इस लेक्चर पे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। तो मैं अज्यूम करूं जितने भी लोग इस वेबिनार में बैठे हैं सब के सब अपना ट्रेडिंग प्लानिंग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट, यस और नो? सबका फोकस ट्रेडिंग प्लानिंग पे ही है। ग्रेट। अब एवरीवन, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेशन 10:30 तक चलेगा। 10:30 के बाद मैंने हाफ एन आवर का एक डाउट क्लियरिंग सेशन शेड्यूल किया है अप टू 11 PM। सो एवरीवन, ये चलेगा आप लोग को अगर डाउट क्लियरिंग हम 10:30 के बाद ले तो, क्योंकि क्या होता है बीच में अगर मैं डाउट लेना शुरू कर दूंगा ना तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या कहते हैं आप लोग, डाउट क्लियरिंग आफ्टर 10:30 चलेगा? रमन जी, हितेश जी, नवदीप सिंह साहब, अमित जी, कांति भाई जी, आयशा मैम, करण जी, ओम बाबू जी, महाजन साहब, हितेंद्र जी, विश्वकर्मा जी, चलेगा ना? बलराम जी, थैंक यू। मनीष जी, थैंक यू घोष बाबू। सो एवरीवन, ये डिसाइडेड रहा, डाउट क्लियरिंग अब हम सीधा 10:30 के बाद ही लेंगे। तो 10:30 से पहले मैं कोई डाउट्स पिकअप नहीं करूंगा। ओके, चलिए। अब एवरीवन, जब आज हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, हमारा फोकस सिर्फ दो ही स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग पे होने वाला है, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है अगर आपने सवेरे सवेरे कोई ट्रेड लिया तो आप ज्यादा से ज्यादा उस ट्रेड को 3:15 बजे तक होल्ड कर सकते हैं सेम डे। ओके। और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने आज कोई ट्रेड लिया तो आप उस ट्रेड को 5 ट्रेडिंग डेज तक होल्ड कर सकते हैं। तो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग पे ही होगा। हम लोग किसी और स्टाइल के बारे में बात नहीं करेंगे। मार्केट सेगमेंट पे आते हैं। ऑफ कोर्स आज हमारा फोकस दो ही मार्केट सेगमेंट पे है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एक एक करके समझते हैं। फ्यूचर सेगमेंट गिव यू द ट्रेंड ऑफ द मार्केट विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अब ये डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ये थोड़ी देर में मैं आप लोग को बताऊंगा। हाँ, बट एज ऑफ नाउ आपको ये समझना है कि हमारा फोकस फ्यूचर्स पे रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बट सिर्फ और सिर्फ मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। मतलब मार्केट बुलिश लग रहा है या मार्केट बेरिश लग रहा है। ओके। और एक बार जब आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ गया तो ट्रेडिंग आप लोग ऑप्शन सेगमेंट में करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑप्शंस हेल्प यू टू टेक ट्रेड विद लिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। ओके। सो एवरीवन, आज हमारा फोकस ऑप्शंस पे ही रहेगा क्योंकि यहीं पे आप सबसे कम इन्वेस्टमेंट और सबसे कम रिस्क में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके। सो वंस अगेन, फ्यूचर सेगमेंट आपको मार्केट का ट्रेंड बताएगा और ऑप्शन सेगमेंट आपको मार्केट में ट्रेड लेने के लिए मदद करेगा। ठीक है एवरीवन, सिर्फ एक बार कंफर्म कर देंगे क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है आप लोग को? एक बार सिर्फ कंफर्म कर देंगे, आवाज क्लियर है क्या? मुझे लगा एक बीच में कुछ जर्क आया था 1 सेकेंड के लिए, ऐसा मुझे लगा कि बीच में शायद एक जर्क आया था। ठीक है ना? एकदम क्लियर है। देखिए, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं और मैं आपको फोन पे चीजें बता रहा हूँ। इतनी क्लियर होनी चाहिए आवाज। क्लियर है ना? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बीच में कुछ एक जर्क जैसा आया था। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग की बात करते हैं। वैसे तो 3 मेथड्स रहे हैं ट्रेडिंग के, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स। एक एक करके समझते हैं। एवरीवन, कोई मुझे बता सकता है ये जो मेथड है फंडामेंटल एनालिसिस नाम का, ये मेथड ट्रेडिंग के काम आता है या इन्वेस्टिंग के काम आता है? फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडिंग के काम आते हैं या इन्वेस्टिंग के काम आते हैं? मेनली इन्वेस्टिंग के काम आते हैं। यस, सो ऑफ कोर्स आज हमारा इन्वेस्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होने वाला है, तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और क्योंकि बात ट्रेडिंग की हो रही है तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस, वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिंग मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर कैंडलस्टिक्स होती हैं, फिर इंडिकेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं और न जाने क्या क्या चीजें। एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, एक कॉमन मैन के लिए सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? एक कॉमन मैन सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस लर्न कर सकता है?
नॉट पॉसिबल एंड एवरीवन, करना भी नहीं है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस सिर्फ 10% होगा टेक्निकल एनालिसिस पे। दैट्स इट, जस्ट 10% फोकस विल बी ऑन टेक्निकल्स, क्योंकि बचा 90% फोकस हमारा होगा डेटा एनालिटिक्स पर। एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने हाल फिलहाल सुना है बड़े बड़े लोग कह रहे हैं डेटा एनालिटिक्स इज द फ्यूचर, डेटा इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट पेइंग करियर, स्टॉक मार्केट में सारा कुछ डेटा के ऊपर ही चलेगा? ऐसा कुछ सुन रखा है आप लोगों ने डेटा के बारे में? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग ना भी कह रहे हैं ओ नहीं सुना है। कोई बात नहीं, आज हम लोग डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एवरीवन, 10% फोकस टेक्निकल एनालिसिस पे और 90% फोकस डेटा एनालिटिक्स पे। और जब हम इन दोनों मेथड्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आज हम एक चौथा ट्रेडिंग मेथड सीखेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल्स ट्रेडिंग मेथड। एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस ये चौथे ट्रेडिंग मेथड पे होगा, जिसे मैं हाइब्रिड ट्रेडिंग मेथड भी कहता हूँ, क्योंकि इस मेथड में हम लोग 10% टेक्निकल एनालिसिस और 90% डेटा एनालिटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, सो वंस अगेन आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस ये चौथे ट्रेडिंग मेथड पे ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रेंड की, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। एवरीवन, अब कुछ सवाल आएंगे आप लोग के सामने, ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, एवरीवन, जब एक कॉमन मैन किसी स्टॉक में बाइंग करता है, उस कॉमन मैन की बाइंग स्टॉक में कौन से लेवल पे आती है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? जब एक कॉमन मैन किसी स्टॉक में बाइंग करता है, उसकी बाइंग कौन से लेवल पे आती है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स थर्ड लेवल पे बाइंग आती है। यस, ओके। अगला सवाल, लॉजिकली बाइंग कौन से लेवल पे आनी चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं तो लॉजिकली बाइंग कौन से लेवल पे आनी चाहिए? एवरीवन, लॉजिकली तो बाइंग लेवल 1 पे आनी चाहिए। यस, बट ऐसा नहीं होता है, पता है क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लेवल वो लेवल है जहां पे बड़े लोग अब भी पोजीशन बनाना शुरू कर रहे हैं। हमें क्या पता वो लोग बुलिश पोजीशन बना रहे हैं या बेरिश पोजीशन बना रहे हैं। बट एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं, एक बार बड़े लोगों ने पोजीशन बना ली तो आपको ये सेकंड लेवल तक इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि स्टॉक बुलिश लग रहा है, यस और नो, ताकि अगर आप ये सेकंड लेवल पे स्टॉक बाय करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी रैली खेलने मिल जाती है। यस, देखिए, अगर आप ये थर्ड लेवल पे भी बाइंग कर रहे हैं ना, तो आपको एक छोटी सी रैली मिल रही है खेलने। बट एवरीवन, सच्ची सच्ची बताइएगा, कितने बार ऐसा होता है कि आपने कोई स्टॉक बाय किया और बाय करने के बाद वो स्टॉक गिरना शुरू हो गया? कितने बार ऐसा होता है? आपने एक स्टॉक बाय किया और बाय करने के बाद वो स्टॉक गिरना शुरू हो गया। होता है काफी बार ऐसा। यस, एवरीवन, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कॉमन मैन बाय करता है और उसके बाद ही स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है? एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द कॉमन मैन न्यूज के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन मैन टीवी देख रहा था, टीवी पे एक न्यूज आई कि स्टॉक ऊपर की तरफ भागने वाला है। वो कॉमन मैन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत जाके वो स्टॉक बाय कर लेता है, बिना ये चेक करे कि स्टॉक क्या लेवल पे बैठा है। और जैसे ही वो स्टॉक को बाय करता है, स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। यस और नो, होता है कि नहीं कॉमन मैन के साथ ऐसा? अब एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, जब ये न्यूज कॉमन मैन के पास आती है तो वो सबसे फर्स्ट पर्सन होता है न्यूज को रिसीव करने वाला या लास्ट पर्सन होता है न्यूज को रिसीव करने वाला? लास्ट पर्सन। यस, सो एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं, जब तक कॉमन मैन के पास न्यूज आती है तब तक स्टॉक में मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है। यस, सो एवरीवन, आज के लेक्चर का सबसे पहला सबक, हम लोग कभी भी ये तीसरे लेवल पे स्टॉक बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीसरा लेवल मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स लेवल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल होता है। और आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, लेवल 1, लेवल 2 या इनके बीच का कोई लेवल। क्योंकि एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये लेवल्स के आसपास कोई एंट्री मिली तो कुछ कमाने का मौका मिलेगा, यस और नो? तो आज हमारा फोकस रहेगा इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना। और जहां पे हम डाउन ट्रेंड के ट्रेड की बात करते हैं,
इसके लिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। और उस एग्जाम्पल के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरी एक्सेल शीट पे। एवरीवन, एक एग्जाम्पल आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब देने की कोशिश करिएगा। एवरीवन, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक स्टॉक का जिसका नाम है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स का करंट प्राइस चल रहा है 862 और इसका लॉट साइज जो फ्यूचर्स के अंदर है वो है 1000 शेयर्स का। सो एवरीवन, मैं टाटा केमिकल का डेटा एनालाइज कर रहा था एक पर्टिकुलर मंडे वाले दिन शाम। lakh shares were created in futures market. A fresh position of 10 lakh shares were created. इन फ्रेश पोजीशंस की वजह से स्टॉक हाल फिलहाल 1.5% ऊपर है। एवरीवन, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अगर आपके ऐसे डेटा आ रहा है कि टाटा केमिकल्स में फ्यूचर्स मार्केट में 10 लाख शेयर्स की फ्रेश पोजीशन क्रिएट हो रही है और इस कारणवश स्टॉक हाल फिलहाल 1.5% ऊपर है, तो अगर आपको टाटा केमिकल में कोई ट्रेड लेना हुआ तो आप क्या ट्रेड लेंगे, बाय या सेल? अगर आपके ऐसे डेटा आ रहा है और आपको कोई ट्रेड लेना हुआ तो आप क्या ट्रेड लेंगे, बाय या सेल? ओके, मेजॉरिटी लोगों ने कहा है बाय। यस, राइट आंसर इज बाय। ऑफ कोर्स मैं इसके पीछे का लॉजिक दूंगा, हाँ, डोंट वरी। वैसे ये एक इजी सवाल था। अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ध्यान से सुनिएगा। एवरीवन, ये डेटा फॉलो करके मैंने टाटा केमिकल्स बाय तो कर लिया, वो ठीक है, बट बाय करने के बाद मेरे राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%, लेस देन 50% या मोर देन 50%? ये बताइए आप। तो बाय करने के बाद राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50, लेस देन 50 कि मोर देन 50? ओके, जो पहले सेट ऑफ आंसर्स आए हैं वो कह रहे हैं मोर देन 50। वेरी गुड। ओके, 50 और लेस देन 50 के भी आंसर्स आए हैं मुझे। ओ, रुक जाइए एवरीवन, मुझे सारे ही आंसर्स मिल गए हैं एक्चुअली। रुक जाइए, इसका मतलब कंफ्यूजन है। रुक जाइए, मैं ये कंसेप्ट वापस से एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं ये सवाल पूछूंगा। ओके, शायद तब तक आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई टाटा केमिकल्स में 10 लाख शेयर्स की फ्रेश पोजीशन क्रिएट कर रहा है, वो भी फ्यूचर्स मार्केट के अंदर, तो वो कौन हो सकता है? कोई रिटेल ट्रेडर या बड़ा FII, DII या HNI? कौन हो सकता है ये व्यक्ति जो ये पोजीशन क्रिएट कर रहा है? डेफिनेटली कोई बड़ा प्लेयर है। यस। अब एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, एक बड़ा प्लेयर अगर 10 लाख शेयर्स की फ्रेश पोजीशन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं वो बड़ा प्लेयर इस स्टॉक में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहा होगा? यस। सो एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, एक बड़ा प्लेयर एक स्टॉक में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहा है और वो बड़ा प्लेयर उस स्टॉक को हाल फिलहाल 1.5% ऊपर लेके गया है, तो वो बड़ा प्लेयर उस स्टॉक में जस्ट बुलिश होगा या स्ट्रांगली बुलिश होगा? बताइए। इमेजिन करिए कि आप वो बड़े प्लेयर थे। अगर आप किसी स्टॉक में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं और आप उस स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आप उस स्टॉक में जस्ट बुलिश होंगे कि स्ट्रांगली बुलिश होंगे? स्ट्रांगली बुलिश। यस। सो एवरीवन, अब मुझे बताइए, आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो टाटा केमिकल में स्ट्रांगली बुलिश है और उसको फॉलो करके आप स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो अब बताइए आपके राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या ये अभी भी 50% है या अब ये मोर देन 50% हो गई है? अब बताइए प्लीज। मोर देन 50%? यस। सो एवरीवन, हम लोग एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर लेके चलेंगे 60% का। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे राइट होने की प्रोबेबिलिटी अराउंड 60% है। ऑफ कोर्स ये प्रोबेबिलिटी 70, 80 और कभी कभी 90 तक भी जाती है, बट अभी हम लोग बहुत सेफ खेल रहे हैं विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 60%। अब एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपके राइट होने की प्रोबेबिलिटी अराउंड 60% है, तो क्या मैं कह सकता हूं आधे से ज्यादा रेस तो आप लोग यहीं जीत चुके हैं? क्योंकि अधिकतर रिटेल ट्रेडर्स 10, 20, 30, 40 या मैक्स टू मैक्स 50% की प्रोबेबिलिटी में खेलते हैं, और अगर हम 60% की प्रोबेबिलिटी में खेल रहे हैं तो एटलीस्ट हम उन रिटेल ट्रेडर्स को तो ऑलरेडी बीट कर चुके हैं। यस।
सो एवरीवन अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कंसेप्ट है जो आपको बताता है कि आज फ्यूचर्स मार्केट के अंदर कितने लाख शेयर्स की फ्रेश पोजीशन क्रिएट हुई है, इस कारणवश स्टॉक हाल फिलहाल ऊपर है या नीचे है, इस कंसेप्ट को एवरीवन कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट। एवरीवन कभी सुना है ये टर्म पहले, ओपन इंटरेस्ट? आई थिंक सुना होगा, क्योंकि आजकल ये टर्म बहुत सुनने में आता है टीवी पे, फिर मोबाइल ऐप पे। यस, सो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये आपको बताता है कि आज किसी स्टॉक में फ्यूचर्स मार्केट के अंदर कितने लाख शेयर्स की फ्रेश पोजीशन क्रिएट हुई है। इस ओपन इंटरेस्ट को जब आप प्राइस चेंज के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्टॉक बुलिश लग रहा है या बेरिश लग रहा है। ओके, अब एवरीवन जब मैंने ओपन इंटरेस्ट और प्राइस चेंज के कंसेप्ट को कंबाइन किया तो मुझे 60% का प्रोबेबिलिटी मिला राइट होने का। अब इस ओपन इंटरेस्ट और प्राइस चेंज के कंसेप्ट के साथ अगर मैं वॉल्यूम्स का कंसेप्ट भी ऐड कर दूं, वॉल्यूम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किंग ऑफ स्टॉक मार्केट जिसे कहा जाता है, तो मेरे राइट होने की प्रोबेबिलिटी 60% ही रहेगी या 60 से ज्यादा हो जाएगी अगर मैंने वॉल्यूम्स के कंसेप्ट को भी ऐड कर दिया तो? मोर देन 60? यस, सो एवरीवन क्या मैं कह सकता हूँ मेरे राइट होने की प्रोबेबिलिटी शायद 65 तक चले जाए या मे बी 70 तक चले जाए। एवरीवन कैन आई से एटलीस्ट थ्योरेटिकली हमने हमारे राइट होने की प्रोबेबिलिटी अप टू 70% तक खींच लिया। यस, अब आपको पता है हमारी जिम्मेदारी क्या है? ये जो प्रोबेबिलिटी हमने थ्योरेटिकली निकाली है, जब हम ट्रेडिंग करें तो वहां भी हमें सेम प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए। मतलब अगर हम 10 ट्रेड्स लें तो 10 में से एटलीस्ट हमारे 60 ट्रेड्स राइट होने चाहिए। ओके एवरीवन, सो एवरीवन क्या आप लोग रेडी हैं इन तीनों कंसेप्ट्स के कोरिलेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए? द कोरिलेशन बिटवीन ओपन इंटरेस्ट, प्राइस चेंज एंड वॉल्यूम्स, रेडी फॉर इट? डोकंही थोडंसं ते पाणी हे समजा। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से। आता हलका फुल्काच एवरीवन ध्यान दीजिएगा, कुछ सवाल आने वाले हैं, जवाब देने की कोशिश करिएगा। पापा आता नहीं खात। एवरीवन मैं एक स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहा था एक पर्टिकुलर दिवस पे। उस स्टॉक में मैंने देखा ओपन इंटरेस्ट था वो बढ़ रहा था, जो वॉल्यूम्स थी वो काफी हाई थी और जो स्टॉक का भाव था वो ऊपर भाग रहा था। कोई मुझे बता सकता है ये स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स हाई है और स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर? हम ना बस ना बाइंग हो रही है, यस, या बुलिश? यस, यू ऑल आर राइट। बट एवरीवन डेटा के भाषा में इसे कहा जाता है लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है आज कोई बड़ा आदमी इस स्टॉक में फ्रेश बुलिश पोजीशंस क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द ऊपर की तरफ भागने वाला है। तो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस, हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स काफी हाई है और स्टॉक का भाव नीचे आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है इस केस में क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स हाई है और स्टॉक का भाव नीचे आ रहा है। सेलिंग हो रही है, यस, बट एवरीवन इन टर्म्स ऑफ डेटा इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप का मतलब होता है आज कोई बड़ा आदमी इस स्टॉक में फ्रेश बेरिश पोजीशंस क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द नीचे की तरफ गिरने वाला है। तो शॉर्ट बिल्टअप का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटीमेंट। ओके, नाउ थर्ड केस, ध्यान से देखिएगा, हमारा ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, वॉल्यूम्स काफी हाई है और स्टॉक का भाव ऊपर भाग रहा है। अब कोई मुझे बता सकता है इस केस में क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, वॉल्यूम्स हाई है और स्टॉक का भाव ऊपर भाग रहा है। बाइंग हो रही है, यस, बट एवरीवन डेटा के भाषा में इसे कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है आज जो भी लोग इस स्टॉक में मंदी की पोजीशंस क्रिएट करके बैठे थे
वो लोग अपनी मंदी की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द ऊपर की तरफ भागने वाला है। तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है बेरिश ट्रेंड रिवर्सल। ओके एंड एवरीवन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जवाब आप लोग को देना है। हमारा ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, वॉल्यूम्स काफी हाई है, पर स्टॉक का भाव नीचे आ रहा है। अब कोई मुझे बता सकता है इस केस में क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, वॉल्यूम्स हाई है और स्टॉक का भाव नीचे आ रहा है। लॉन्ग कवरिंग? यस ऑफ कोर्स, डेटा की भाषा में इसे कहा जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है अब जो भी लोग इस स्टॉक में बुलिश पोजीशंस क्रिएट करके बैठे थे, वो लोग अपनी बुलिश पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द नीचे की तरफ गिर सकता है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है बुलिश ट्रेंड रिवर्सल। ओके अब एवरीवन मुझे एक बात बताइए, ये सारे टर्म्स आपने पहले सुना है? लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, सुने ये सारे टर्म्स कभी पहले? हितेश जी कह रहे हैं नहीं, कमल जी कह रहे हैं यस, रमन जी कह रहे हैं नहीं, रविंद्र जी नहीं, घोष बाबू कह रहे हैं नहीं, अभी जलोत्रा जी कह रहे हैं यस, शिव कुमार जी कह रहे हैं यस, करण जी कह रहे हैं यस, कांति भाई कह रहे हैं नो, मनीष जी कह रहे हैं नो, श्रद्धा मैम कह रही है नो, संदीप जी कह रहे हैं नो, आशीष जी नो, ओके ठाकुर साहब भी कह रहे हैं नहीं। काफी लोगों ने नहीं सुन रखे हैं। ओह लगता है 70% लोगों ने नहीं सुने हैं। ओह कोई बात नहीं एवरीवन, अगर आपने सुने हैं या नहीं भी सुने हैं, मुझे एक बात बताइए, ये सारे टर्म्स ऐसे ही हवा में होंगे या इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा? प्लीज टेल मी, ये टर्म्स ऐसे ही हवा में होंगे या इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। यस सो एवरीवन, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जो भी मेरी लर्निंग रही है, उसके बेसिस पे मैंने बनाए हैं 4 रूल्स और 3 कंडीशंस। जब इन 4 रूल्स और 3 कंडीशंस को आप फॉलो करते हैं, तो मार्केट में आप अपने राइट होने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो जो मेरा स्टाइल है टीचिंग का या जो मेरा स्टाइल है ट्रेनिंग का, वो इन्हीं 4 रूल्स और 3 कंडीशंस के इर्द गिर्द घूमता है। और आज के इस लेक्चर में मैं डेमो देने वाला हूं आप लोग को रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 का। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। सबसे पहले तो ये देखते हैं हमारा मेथोडोलॉजी क्या है ट्रेडिंग का। हम लोग कर रहे हैं क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग विद टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली हम लोग नंबर्स और चार्ट्स को कंबाइन करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। दिस टेक्निक विल गिव यू रिवॉर्ड्स इन NSE BSE कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। एंड एवरीवन, अगर आप डेटा को सही से एनालाइज करना जानते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक्स पिकअप कर सकते हैं कैश मार्केट के अंदर। ओके एवरीवन, शुरुआत में मैंने आप लोग के सामने 2 आर्टिकल्स प्ले किए थे। एक था अल्कोहलिक बेवरेजेस और दूसरा था FMCG सेक्टर। वो आर्टिकल्स रीड किए थे आप लोगों ने? एक छोटा सा 4 मिनट का वीडियो स्टार्टिंग में चलाया था, देखा था वो वीडियो आप लोगों ने? तो जो लोग समय पे थे वो देख पाए थे, बट जो लेट हो गए थे उनका रह गया था। कोई बात नहीं, जब कभी भी आपको समय मिले हमारी वेबसाइट पे जाइएगा schoolofderivatives.com। वहां पे एक टैब है रिसर्च आर्टिकल नाम का, उस पर क्लिक करिएगा। बहुत सारे आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे। अभी सब तो नहीं दिखा सकता हूं, बाद में आप आराम से देख सकते हैं। फिलहाल हम इस आर्टिकल पे फोकस करेंगे जिसका नाम है FMCG सेक्टर एक्सप्लोरेशन। जब इस आर्टिकल को आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस आर्टिकल को मैंने पब्लिश किया था अपने वेबसाइट पे ऑन 23 मार्च 2022, अराउंड 3 मंथ्स बैक। उस टाइम पे जिस स्टॉक को मैंने अपने रडार पे रखा था एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उस स्टॉक का नाम था हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। और HUL का भाव तभी चल रहा था 1993 रुपीज। ओके उस टाइम पे जब मैंने HUL को एनालाइज किया तो मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगा एक बुलिश ट्रेड के लिए। तो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मैंने एक 25 लाइन की रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के बेसिस पे मैंने इस स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर दिया विद अ टारगेट ऑफ 2900 एंड अबव इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, एक शॉर्ट टर्म टारगेट। एवरीवन, कोई मुझे बता सकता है आज ही के दिन में हमारे HUL का क्या क्लोजिंग आया है? आज ही के दिन में हमारे HUL का क्या क्लोजिंग आया है, कोई बता सकता है?
चलिए मैं बता देता हूँ एवरीवन, हमारा एक्चुअल आज के दिन में क्लोज हुआ है एट 2604 रुपीज, 2604 रुपीज। ओके, अब एवरीवन ध्यान से देखिएगा, जब मैंने स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट किया था आज से 3.5 महीने पहले, तब इसका भाव चला था 1993 रुपीज। आज इसका भाव चल रहा है 2604 रुपीज। कोई मुझे बता सकता है लास्ट 3.5 महीनों के अंदर स्टॉक कितना परसेंटेज रैली दिखा है? लास्ट 3.5 महीनों में स्टॉक कितना परसेंटेज रैली दिखा है? अबाउट 30%, अबाउट 30%। यस एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं जिस तरह का वोलेटाइल मार्केट हम 2022 में देख रहे हैं, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में 30% से ज्यादा का रिटर्न 3 महीनों के अंदर, कैन आई से इट इज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न? प्लीज टेल मी। आपने देखा होगा ना लास्ट 6 महीना बहुत वोलेटाइल रहा है, जनवरी से लेकर जून तक। ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अगर आपको 3-3.5 महीने में 30% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है, सेफ रिटर्न, कैन आई से इट्स अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न? यस। अब एवरीवन ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी आपको समय मिले इस आर्टिकल को वापस से रीड करिएगा, क्योंकि जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरा क्या लॉजिक था इस स्टॉक में बुलिश ट्रेड लेने का। ओके, अब एवरीवन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके कोर्स में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स कैसे पिकअप किए जाते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। और एक बार जब मैं आपको ये सिखा दूं तो उसके बाद मैं आपको एक स्टॉक भी सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एक एडिशनल सर्विस दी जाएगी आपको ड्यूरिंग द कोर्स, वन स्टॉक सजेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए एवरीवन, अब यहाँ तक बहुत थियरी की बात हो गई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और केस स्टडीज देखते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, जब तक केस स्टडीज नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहली केस स्टडी से आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक फोल्डर ओपन किया है जिसमें काफी सारी एक्सेल शीट्स हैं, और इन सारी एक्सेल शीट्स में से एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट अभी मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, जो कि है, प्लीज सी केयरफुली, 1 जुलाई 2022 की। तो मैंने जुलाई महीने का डेटा आपके सामने ओपन किया है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जुलाई सीरीज में बैठे हैं, राइट? तो ऑब्वियसली जुलाई का ही डेटा देखेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा इस एक्सेल में क्या है। जितने भी हमारे स्टॉक्स एफएनओ के अंदर है जुलाई सीरीज में, वो सारे के सारे स्टॉक्स मैंने सिंबल के नीचे डाल रखे हैं। 30 जून को स्टॉक का क्या क्लोजिंग आया, 1 जुलाई को स्टॉक का क्या क्लोजिंग आया, दोनों दिनों में स्टॉक ऊपर था या नीचे था, 30 जून को क्या ओपन इंटरेस्ट रहा, 1 जुलाई को क्या ओपन इंटरेस्ट रहा, दोनों दिनों में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा या कम हुआ। जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले डाल रखे हैं, उन फॉर्मूले के बेसिस पे मुझे क्या सिग्नल मिला, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग, और अल्टीमेटली उस स्टॉक में क्या हुआ ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो जो पहला इंडेक्स मेरे रडार पे था वो था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 30 जून को क्लोज हुआ था अराउंड 33,396 रुपीज। 1 जुलाई को ये हो गया 33,638। दोनों दिनों में बैंक निफ्टी कुछ 0.72% ऊपर था। जब मैंने दोनों दिनों का ओपन इंटरेस्ट कंपेयर किया तो मैंने देखा बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। एवरीवन, अब मुझे बताइए, अगर बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी का प्राइस भी ऊपर भाग रहा है, तो कोई मुझे बता सकता है बैंक निफ्टी में क्या पोजीशंस क्रिएट हो रही है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो क्या पोजीशंस क्रिएट हो रही है बैंक निफ्टी में? बुलिश पोजीशंस क्रिएट हो रही है। वेरी गुड एवरीवन, सिंपल लैंग्वेज में क्या मैं कह सकता हूं, बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, यस और नो? क्विकली एवरीवन, लॉन्ग बिल्टअप बाय सिग्नल या सेल सिग्नल? लॉन्ग बिल्टअप बाय सिग्नल या सेल सिग्नल? एवरीवन, इट्स अ बाय सिग्नल। ठीक है, सो एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं, डेटा के माध्यम से मुझे बैंक निफ्टी में 1 जुलाई को एक बाय का सिग्नल मिल रहा था। ओके, अब एवरीवन हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 1 जुलाई को हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट हमसे क्या कह रहा था, क्योंकि चार्ट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है रीड करना। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है क्योंकि मैं सिर्फ डेली चार्ट ऑब्जर्व करता हूं, और इस पर्टिकुलर हरी कैंडलस्टिक को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है मेरी 1 जुलाई की कैंडलस्टिक। कैसे पता चलेगा?
जैसे ही मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा, आपको डेट और प्राइस यहाँ बीच में दिखाई देगा। ओके, तो आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर अपना कर्सर रखा है, ये मेरी 1 जुलाई की कैंडलस्टिक है। सो एवरीवन, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, 1 जुलाई 2022 को अप ट्रेंड के अंदर हमारा बैंक निफ्टी कौन से लेवल पे बैठा था? लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3? ये लेवल्स का कंसेप्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। तो 1 जुलाई को अप ट्रेंड के अंदर हमारा बैंक निफ्टी कौन से लेवल पे बैठा था? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? ओके, काफी लोग कह रहे हैं लेवल 1। एवरीवन, ये लेवल 1 नहीं है। लेवल 1 तो ये लेवल होता जहां से अप ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ था, अराउंड 33,000 रुपीज। यस, तो 1 जुलाई को ये लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में बैठा था। ठीक है, सो एवरीवन, आप मुझे बताइए, चार्ट पे बैंक निफ्टी लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में बैठा है, डेटा मुझे लॉन्ग बिल्टअप दे रहा है। तो अगर 1 तारीख के बाद मुझे बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेना हुआ तो मैं क्या ट्रेड लूंगा, बाय या सेल? डेटा लॉन्ग बिल्टअप दे रहा है, चार्ट पे ये लेवल 1 और 2 के बीच में बैठा है, तो 1 तारीख के बाद कोई ट्रेड लेना हो तो क्या ट्रेड लूंगा, बाय या सेल? बाय, यस। सो एवरीवन, अगर 1 तारीख के बाद आपने बैंक निफ्टी में एक बुलिश ट्रेड लिया हो ना, तो 1 तारीख को इसका भाव चल रहा था 33,638 रुपीज। देखिए उसके बाद हमारे बैंक निफ्टी में क्या हुआ। एवरीवन, ये जो हमारा प्री इंडेक्स है बैंक निफ्टी नाम का, ये कुछ ही दिन बाद मतलब 11 जुलाई को कितने का हाई बनाया? कोई मुझे बता सकता है? 11 जुलाई को कितने का हाई बनाया हमारा बैंक निफ्टी? अराउंड 35,592 रुपीज। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब ये हमारे बुलिश फिल्टर में आया था 1 तारीख को, तब इसका भाव चला था 33,638। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों के अंदर ये 33,600 से ऑलमोस्ट 35,600 हो गया। तो कोई मुझे बता सकता है इन 6 दिनों के अंदर हमारा बैंक निफ्टी कितने पॉइंट का रैली दिखाया? फ्रॉम 33,600 टू 35,600, इन 6 दिनों में कितने पॉइंट का रैली? अराउंड 2,000 पॉइंट्स, अराउंड 2,000 पॉइंट्स। यस, उसके बाद भी बैंक निफ्टी रुका नहीं है। आप देख रहे हैं आज के दिन में ये ऑलमोस्ट 36,200 टच करके आ रहा है। ठीक है, बट अभी तो हम लोग ये 6 दिन का मूवमेंट देख रहे हैं। ओके, सो एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, बैंक निफ्टी में 6 दिनों के अंदर 2,000 पॉइंट का रैली छोटा रैली है या बड़ा रैली है? ये जो 1 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच का मैंने आपको रैली दिखाया, 2,000 पॉइंट का रैली था इन दोनों दिनों के बीच में। इज इट अ स्मॉल रैली और इज इट अ बिग रैली? एवरीवन, कैन आई से इट्स अ बिग रैली? 2,000 पॉइंट 6 दिन में इज गुड, राइट? अब एवरीवन, इस पॉइंट पे मैं अपना एक छोटा सा थॉट प्रोसेस आप लोग के सामने रखूंगा। आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताइएगा क्या मैं सही हूं क्या नहीं। एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं जब कभी भी बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी हो इस प्रकार से रैली करते हैं 2,000 3,000 पॉइंट एकदम क्विक सक्सेशन में, क्या मैं कह सकता हूं मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स इसका फायदा ही नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि जब तक उनको समझ में आता है कि अभी ऊपर जाने वाला है, तब तक वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है। कोई मुझे बता सकता है इसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है कि कॉमन मैन इन टाइप की रैलीज का फायदा नहीं उठा पा रहा है? एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं इसका मेजर रीजन है कि कॉमन मैन को अभी भी सही तरह से चार्ट या डेटा रीड करने नहीं आता है? यस और नो, प्लीज टेल मी। क्या मैं कह सकता हूं आज भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को चार्ट या डेटा रीड करने नहीं आता है? यस, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको चार्ट और डेटा सही से रीड करने आता तो क्या मैं कह सकता हूं 1 तारीख के आसपास आपको एक इंडिकेशन मिल जाता कि बैंक निफ्टी ऊपर भाग सकता है। और अगर आपको समझ में आ गया है कि बैंक निफ्टी ऊपर भागने वाला है, तो आप अपनी बेरिश पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते थे। और अगर ऑप्शंस की जानकारी रखते हैं तो ऑप्शंस में तेजी की पोजीशन बना लेते हैं, जैसे कॉल बाय कर लिया या पुट सेल कर लिया, व्हाटएवर। एवरीवन, आप लोग समझ रहे हैं? मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है
तो आपको ट्रेंड और डेटा सही से जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड और डेटा का सही एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप इन सारी रैलीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और देर सवेर मार्केट आपको पीछा छोड़ देगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एवरीवन मुझे एक बात बताइए, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने भी आपको बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे डेटा आपको ये सब लॉन्ग बिल्डअप वगैरह बता रहा है और टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा है कि स्टॉक क्या लेवल पे बैठा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस कैसा लगा आप लोग को? कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड टेक्निकल एनालिसिस कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा? थैंक यू। सो ऑफ कोर्स ये सवाल मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं अपने आप को खुश करना चाह रहा था। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, एवरीवन, ये एक्सेल कैसे बनाया जाता है या ये डेटा मैंने कहां से लिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूले डाल रखे हैं, ये सारी चीजें अगर मैं आपको सिखाऊं और उसके बाद मैं आपसे कहूं कि ये पूरा एक्सेल आपको रोज बनाना पड़ेगा, शाम को मार्केट खत्म होने के बाद, तो बना लेंगे? शाम को बनाना है 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो बना लेंगे? यस? ओके। क्या लगता है कितना समय जाएगा ये एक्सेल बनाने में? कितना समय जाएगा एक्सेल बनाने में? आधा घंटा? एवरीवन, ये एक्सेल बनाने में जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि एक्सेल है ना, एक बार आपने एनएससी से डेटा डाउनलोड किया, वहां से आपको डेटा कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ये पूरा का पूरा रेडीमेड एक्सेल तो मैं ही आपको देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, एनएससी से डेटा डाउनलोड करना है, वहां से डेटा कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। 3 स्टेप का प्रोसेस है, डाउनलोड कॉपी पेस्ट, डाउनलोड कॉपी पेस्ट। सो एवरीवन मुझे बताइए, अब आपको 10 मिनट से अधिक लगेगा ये एक्सेल बनाने में? नहीं। अब जैसे ही आपने एक्सेल बनाया, बहुत सारे स्टॉक्स आपके फिल्टर में आ जाएंगे। सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? बहुत सारे स्टॉक्स आपके फिल्टर में आ जाएंगे। सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। एंड एवरीवन, करना भी नहीं है, क्योंकि एक्सेल का काम होता है आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाना कि आने वाले समय में मार्केट में क्या हो सकता है। ये एक्सेल बनाने के बाद आपको फोकस करना पड़ेगा इनके ऊपर। याद है 4 रूल्स एंड 3 कंडीशंस? अब इस पार्ट को कहा जाता है एनालिसिस पार्ट। एवरीवन मुझे बताइए, एनालिसिस जरूरी है कि नहीं ट्रेड लेने से पहले? इनफैक्ट क्या मैं कह सकता हूं, एनालिसिस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। यस एंड एवरीवन, ये एनालिसिस को जाएगा टाइम कितना? अराउंड 30 मिनट्स। देखिए 30 मिनट्स तो आपको देना पड़ेगा एनालिसिस के लिए। एवरीवन अब मुझे बताइए, ये पूरा का पूरा एक्सेल बनाने से लेकर ये सारा एनालिसिस करने तक आपने शाम को स्टॉक मार्केट के लिए कितना टाइम डेडिकेट कर दिया? पूरा एक्सेल से ये एनालिसिस तक कितना टाइम दे दिया आपने शाम को मार्केट के लिए? मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स। यस। सो एवरीवन, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं 45 मिनट्स आपकी लाइफ का स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड टू द स्टॉक मार्केट, उस तरह से जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा? क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं आप लोगों से? मुझे आपका 45 मिनट्स चाहिए, वो भी शाम को और वो भी मार्केट खत्म होने के बाद, मेरे सपोर्ट के साथ। कैसे, वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके? सो एवरीवन, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग पार्ट 1 ऑफ द वेबिनार खत्म करते हैं। पार्ट 2 पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग इस वेबिनार को एंजॉय कर रहे हैं? क्या मेरी बोलने की भाषा ठीक है? मेरी पूरी कोशिश रही है मैं सभी लोगों को पूरा मान सम्मान दे सकूं, और आप लोगों ने भी मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आणि खूब खूब आभार। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 पे फोकस करते हैं। एंड एवरीवन, पार्ट 2 इज कॉल्ड एज वेलकम टू ऑप्शंस। ऑप्शन शुरू करते हैं, बेसिक्स से शुरू करेंगे ताकि सब लोग को समझ में आए। सो एवरीवन, ऑप्शंस होते हैं 2 प्रकार के, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। एक एक करके समझते हैं। एवरीवन, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट ऊपर की तरफ भागने वाला है या मार्केट में भारी मात्रा में तेजी होगी, तो आप लोग हमेशा कॉल ऑप्शन ट्रेड करेंगे। मतलब आप लोग हमेशा कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, क्योंकि कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा।
या मार्केट में भारी मात्रा में तेजी होगी। सो एवरीवन, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट ऊपर की तरफ भागने वाला है, तुरंत कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ कमा के ही देगा, ठीक है। बट जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है या मार्केट क्रैश होगा, तो आप लोग पुट ऑप्शन ट्रेड करेंगे। मतलब आप लोग हमेशा पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, क्योंकि पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा या मार्केट में भारी मात्रा में मंदी होगी। सो एवरीवन, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तुरंत पुट ऑप्शन बाय कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ कमा के ही देगा, ठीक है। सो वंस अगेन, जब आपको मार्केट बुलिश लगता है तो आप लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और जब आपको मार्केट बेरिश लगता है तो आप लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे। एब्सोल्यूट बेसिक्स। अब एवरीवन, हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो शुरू में हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे आप ही लोगों के एक फेवरेट इंडेक्स का, इसका नाम है निफ्टी। निफ्टी का हाल फिलहाल भाव चल रहा है 16,494 रुपीज, और मैं कंपेयर करने वाला हूं निफ्टी ऑप्शंस विद निफ्टी फ्यूचर्स। एवरीवन, मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, अगर मुझे निफ्टी में ऑप्शंस के माध्यम से एक बुलिश ट्रेड लेना है तो मैं कौन सा ऑप्शन बाय करूंगा, कॉल या पुट, बता सकता है। निफ्टी में बुलिश ट्रेड लेना है ऑप्शंस के माध्यम से, तो कौन सा ऑप्शन बाय करूंगा, कॉल या पुट। कॉल ऑप्शन, वेरी गुड। तो यहां पे लिख देते हैं बाय अ कॉल ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा स्ट्राइक प्राइस का। स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट करूंगा 16,500 की। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं 16,500 की स्ट्राइक प्राइस का, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी 16,500 के ऊपर भागेगा। ओके, हमारा लॉट साइज है निफ्टी का वो है 50 शेयर्स का, और हाल फिलहाल जो इसका प्रीमियम चल रहा है वीकली एक्सपायरी, वो चल रहा है अराउंड 100 रुपीज। मैंने एक राउंड फिगर लिया है एवरेज ऑफ वीकली एक्सपायरीज। एवरीवन, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अगर मुझे निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन बाय करना है, स्ट्राइक प्राइस 16,500, लॉट साइज 50 है और प्रीमियम है 100, तो मेरे जेब में कितना रुपया होना चाहिए ये ट्रेड लेने के लिए, कोई मुझे बता सकता है। 100 रुपए का प्रीमियम है, 50 का लॉट साइज है। 100 मल्टीप्लाइड बाई 50। एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं, अगर मेरे जेब में 5,000 रुपीज है तो मैं निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूं। यस, ओके। अब जो लोग फ्यूचर्स की जानकारी रखते हैं वो लोग जवाब दीजिएगा प्लीज। अगर मुझे सेम ट्रेड फ्यूचर्स में लेना है, मतलब मुझे एक लॉट निफ्टी का फ्यूचर्स में बाय करना है, तो मेरे जेब में कितना रुपया होना चाहिए फ्यूचर्स के ट्रेड के लिए। अराउंड 1,50,000 रुपीज, क्योंकि फ्यूचर्स में तो पूरा मार्जिन लगता है। यस और नो? ओके, सो एवरीवन, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है तो जेब में 5,000 चाहिए। अगर मुझे फ्यूचर्स बाय करना है तो जेब में 1,50,000 रुपीज चाहिए। एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ऑप्शंस के अंदर वो फ्यूचर्स के मुकाबले काफी लो है। यस और नो? हाँ, 1,50,000 और कहाँ 5,000 रुपीज। यस, ओके। अब अगला सवाल, एवरीवन, अगर मैंने ये कॉल ऑप्शन बाय किया और बाय करने के बाद सडनली निफ्टी क्रैश हो गया या बुरी तरह से गिर गया, तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है कॉल ऑप्शन वाले ट्रेड में। मैंने कॉल बाय किया और सडनली निफ्टी क्रैश हो गया, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है? 5,000 रुपीज। मेरा मैक्स रिस्क 5,000 है, जो कि मेरा प्रीमियम अमाउंट है, करेक्ट। तो इसका मतलब मेरा मैक्स रिस्क जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड है अप टू द प्रीमियम विच आई हैव पेड। ओके, बट एवरीवन, अगर मैंने एक लॉट फ्यूचर्स का बाय किया और उसके निफ्टी सडनली क्रैश हो गया, तो यहाँ पे मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है फ्यूचर्स ट्रेड में? एवरीवन, कैन आई से इट्स अनलिमिटेड? क्योंकि ये फ्यूचर्स है ना, जितना मेरा निफ्टी गिरते जाएगा उतना मेरा लॉस बढ़ते जाएगा, मार्क टू मार्केट मार्जिन। यस,
सो एवरीवन वंस अगेन क्या मैं कह सकता हूँ, जो मेरा रिस्क है ऑप्शंस के अंदर वो फ्यूचर्स के मुकाबले काफी लो है। एवरीवन ये दो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑप्शन से रिलेटेड। अगर ये दो कंसेप्ट आपको सही तरह से समझ में आ जाते हैं तो एक बात तो पक्की है, आपके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में एकदम से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लो इन्वेस्टमेंट और लो रिस्क में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, इसे कहते हैं हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर्स और ऑप्शंस पोजीशन बाय एडिशन ऑफ ऑप्शन ट्रेड्स टू इट। सो एवरीवन अब मैं आपको हेजिंग सिखाने जा रहा हूं एक स्ट्रैटेजी के माध्यम से। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कुछ सवाल आएंगे, जवाब देने की कोशिश करिएगा। सो एवरीवन अभी मैंने आपके सामने एक एक्सेल ओपन किया है, इसे हम कहते हैं सिनेरियो कैलकुलेटर शीट। इस एक्सेल का क्या काम है, अगर मुझे कोई भी ट्रेड लेना है एफएनओ के अंदर, ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड को मैं यहाँ फीड करूंगा इन सेल्स में। ओके, जैसे ही मैंने डेटा यहाँ फीड कर दिया, ये मैट्रिक्स मुझे कैलकुलेट करके दे देगा कि मेरा मैक्स रिस्क या मैक्स रिवॉर्ड कितना है ये लास्ट रो में 16th रो में। ओके, अभी एक डेमो दूंगा, 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन के लिए लॉट साइज 1000 शेयर्स का ले रहा हूं, फ्यूचर्स के आगे लिखता हूं 1 मतलब एक लॉट बाय कर रहा हूं और प्राइस कंसिडर करूंगा 500 रुपीज की। ओके, एवरीवन मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अगर किसी स्टॉक का एक लॉट फ्यूचर्स मैं 500 पे बाई कर रहा हूं और स्टॉक 520 हो जाता है तो मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है? कोई मुझे बता सकता है? 500 पे बाई किया एक लॉट फ्यूचर्स और स्टॉक 520 हो गया तो मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है? 20,000 रुपीज। यस, 20 का प्रॉफिट है, 1000 का लॉट साइज है तो टोटल प्रॉफिट 20,000 हो गया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर भागता है तो मेरे प्रॉफिट के साथ कंटिन्यूसली क्या होगा? अगर स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है तो मेरे प्रॉफिट के साथ कंटिन्यूसली क्या होगा? प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। यस, ओके। अगला सवाल, अगर एक लॉट फ्यूचर मैंने 500 पे बाई किया और स्टॉक गिर के 480 हो गया तो मेरा लॉस कितना चल रहा है? 480 हो गया स्टॉक तो लॉस कितना चल रहा है? -20,000। यस, और अगर स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरते जा रहा है तो मेरे लॉसेस के साथ कंटिन्यूसली क्या होगा? अगर स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरते जा रहा है तो लॉसेस के साथ कंटिन्यूसली क्या होगा? एवरीवन मेरे लॉसेस भी तो बढ़ते जाएंगे। यस, तो जो आंसर्स अब आप लोगों ने मुझे दिए हैं, लेट्स सी वो आंसर्स हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं कि नहीं। प्लीज सी केयरफुली। एक लॉट फ्यूचर्स अगर मैंने 500 पे बाई किया और स्टॉक 520 हो गया तो मेरा प्रॉफिट चल रहा है 20,000 रुपीज, और अगर मेरा स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है तो मेरा प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है। देख रहे हैं आप लोग? ओके, बट एवरीवन अगर मैंने एक लॉट फ्यूचर्स 500 पे बाई किया और स्टॉक 480 हो गया तो मेरा लॉस चल रहा है -20,000, और जैसे जैसे मेरा स्टॉक नीचे की तरफ गिरते जा रहा है आप देख रहे हैं वैसे वैसे मेरे लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। यस और नो? यही आंसर्स अभी आप लोगों ने मुझे दिए थे जस्ट 2 मिनट पहले। सो एवरीवन क्या मैं कह सकता हूं, जब हम लोग नेकेड फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो अगर हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बट अगर ट्रेड फेल हो गया तो लॉसेस भी अनलिमिटेड है। यही बेसिक प्रॉपर्टी है फ्यूचर्स की, अनलिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवॉर्ड। सो एवरीवन अब मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति को अनलिमिटेड रिवॉर्ड चाहिए, बट क्या आप लोग अनलिमिटेड रिस्क में खेलना चाहते हो? आई थिंक अनलिमिटेड रिस्क में तो कोई भी नहीं खेलना चाहता है, करेक्ट? सो एवरीवन अब इस अनलिमिटेड रिस्क वाले फिगर को मैं लिमिटेड रिस्क में कन्वर्ट करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ हेजिंग। प्लीज सी केयरफुली। मैं अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन को टच नहीं करूंगा, इसको तो ऐसा ही ऐसा रखूंगा, बट फ्यूचर्स के साथ एक ऑप्शन की पोजीशन ऐड कर दूंगा। तो सिंपल एक पुट ऑप्शन बाई कर रहा हूं 500 की स्ट्राइक प्राइस का अराउंड 10 रुपीज। जैसे ही मैंने इस पुट ऑप्शन को बाई किया, देखिए मेरे रिस्क और रिवॉर्ड के साथ क्या हो गया। एवरीवन सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, पुट ऑप्शन ऐड करने के बाद मतलब हेजिंग करने के बाद अगर मेरा स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है तो मेरे प्रॉफिट के साथ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है?
अगर स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है तो मेरे प्रॉफिट के साथ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? मेरे प्रॉफिट्स ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। यस, मतलब जितना मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। सो इन शॉर्ट माय प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड, करेक्ट? बट एवरीवन, हेजिंग करने के बाद अगर मेरा स्टॉक नीचे गिर गया तो कोई मुझे बता सकता है मेरे लॉसेस के साथ क्या हो रहा है? एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा लॉस फिक्स हो गया है 10,000 रुपीज पे? मतलब अगर स्टॉक गिर के 360 भी हो जाता है तो मेरा लॉस 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है? यस। सो एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन को एक पुट की पोजीशन से प्रोटेक्ट कर लिया है? यस। एंड एवरीवन, इसी कारणवश इस स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस में नाम दिया गया है प्रोटेक्टिव पुट। जहाँ पे आप फ्यूचर्स बाय करते हैं और उसको पुट ऑप्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, तो बाय चांस अगर आपका ट्रेड फेल हो जाए तो आपका रिस्क लिमिटेड है, और अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो योर रिवॉर्ड्स आर स्टिल अनलिमिटेड। अब एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग को हेजिंग स्ट्रैटेजीज की प्रॉपर जानकारी है तो आप लोग क्या प्रेफर करेंगे ट्रेड करना ज्यादा, नेकेड फ्यूचर्स या स्ट्रैटेजीज? प्लीज टेल मी। अगर आप लोग को हेजिंग स्ट्रैटेजीज की प्रॉपर जानकारी है तो क्या प्रेफर करेंगे ट्रेड करना ज्यादा, नेकेड फ्यूचर्स या स्ट्रैटेजीज? ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज। सो एवरीवन, एक बेनिफिट स्ट्रैटेजीज का आपके सामने है, ये रिस्क लिमिटेड है। अब मैं आपको दूसरा बेनिफिट बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आई होप आप सभी को याद है, मैंने आपसे कहा था जब आप नेकेड फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड के पीछे आपका कैपिटल लगता है अराउंड 1,50,000 रुपीज फॉर वन लॉट फ्यूचर। बट जब आप स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी के पीछे आपका कैपिटल लगता है अराउंड 50,000 रुपीज, विच इज 1/3 एज कंपेयर टू फ्यूचर्स। सो एवरीवन, अब क्या मैं कह सकता हूं, अगर मेरे जेब में 1,50,000 रुपीज है तो मैं फ्यूचर्स के माध्यम से सिर्फ एक ट्रेड ले सकता हूं, पर अगर मेरे जेब में 1,50,000 रुपीज है मैं स्ट्रैटेजीज के माध्यम से 3 ट्रेड्स ले सकता हूं। अब लॉ ऑफ एवरेजेस पिक्चर में आ जाएगा, माय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। एवरीवन, आप लोग समझ पा रहे हैं? इसे कहा जाता है मार्जिन बेनिफिट गिवन बाय ऑनरेबल सेबी। ओके, फाइन। अब एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, ये कैलकुलेटर कैसा लगा आप लोग को? जहां पे मैंने जैसे ही डेटा डाला 2 से 3 सेकंड के अंदर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बन के आ गया। कैसा लगा ये कैलकुलेटर आप लोग को? अच्छा लगा? थैंक यू। सो ऑफ कोर्स ये कैलकुलेटर कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे बना है, देख रहे हैं हर एक सेल में मैंने कुछ ना कुछ फॉर्मूले डाल रखे हैं। ये सारे फॉर्मूले इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के हैं। सो ऑफ कोर्स ये सारे फॉर्मूले मैं आपको आज तो नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है, बट आपके क्लास में आपको ये सारे फॉर्मूले सिखाए जाएंगे। और एक बार जब मैं आपको ये सारे फॉर्मूले सिखा दूं तो उसके बाद ये पूरा का पूरा रेडीमेड कैलकुलेटर शीट भी मैं आपको सेंड कर दूंगा ईमेल पे। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना हुआ तो सिंपल अपना ट्रेड यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे ही ट्रेड यहाँ पे डाला 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड बन के आ जाएगा। ओके, तो वंस अगेन ये कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा और बाद में रेडीमेड भी दिया जाएगा। ओके, चलिए। अब एवरीवन, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके अगेंस्ट काम कर सकता है अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज ऑप्शंस में ओवर ट्रेडिंग करने मत जाइएगा। अब एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, कभी ऑप्शंस में आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के टाइम पे आपको एंट्री मिल गई बट स्क्वायर ऑफ करने के टाइम पे आपको प्रॉपर एग्जिट नहीं मिली? कभी ऐसा हुआ है ऑप्शंस में आप लोग के साथ? हुआ है? एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं, ऑप्शंस में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे एल्केम लैबोरेटरीज, एलेम्बिक लिमिटेड, बॉश लिमिटेड, ये सब स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी का मतलब बिड और आस्क के बीच में डिफरेंस बहुत हाई है, या कभी कभी इनके अंदर बायर्स और सेलर्स ही गायब हो जाते हैं। यस एवरीवन, ये सब बहुत रिस्की स्टॉक्स हैं, इनके अंदर आप ऑप्शंस ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने ऑप्शंस ट्रेड किया तो आपको सही एंट्री तो मिल जाएगी बट सही एग्जिट मिलेगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो एवरीवन, इसकी भी मैंने एक सेपरेट लिस्ट बना रखी है अवॉइडेबल स्टॉक्स की।
ये लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से स्टॉक्स में आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर आप नेकेड ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 20,000 कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप हेजिंग करना चाहते हैं तो अराउंड 50,000 कैपिटल लगता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, ये तो सभी जानते हैं। लिमिटेड रिस्क, जो भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको सिखाऊंगा सारी की सारी स्ट्रैटेजीज लिमिटेड रिस्क वाली ही होंगी, क्योंकि हम लोग अनलिमिटेड रिस्क में काम ही नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स अब हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्जिन बेनिफिट दिया जा रहा है सेबी के माध्यम से, एंड नो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड लिया है और आपको पता है कि आपका रिस्क फिक्स्ड है, तो आप बार बार अपनी पोजीशंस को मॉनिटर करेंगे क्या? नहीं। सो एवरीवन, अब क्या मैं कह सकता हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ साथ आप अपने जॉब या आप अपने बिजनेस पे भी फोकस कर सकते हैं। यस और नो? कुछ ना कुछ तो आप लोग करते ही होंगे ना फॉर योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास कोई बेहतरीन जॉब होगा या कोई बेहतरीन बिजनेस होगा। यस, सो एवरीवन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस। आप इसे इजीली अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा आपके ऑनलाइन क्लास में क्या क्या सिखाया जाता है। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप डेरिवेटिव्स में फ्रेशर भी है तो चिंता मत करिए, सारी चीजें बेसिक से ही सिखाऊंगा और फिर एडवांस कंसेप्ट हेजिंग तक ले जाऊंगा। सिलेक्शन ऑफ राइट स्ट्राइक प्राइस, आपको इन द मनी ट्रेड करना चाहिए, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। हाउ टू यूज द एनएससी वेबसाइट। देखिए एवरीवन, एनएससी पे सारा डेटा अवेलेबल है, सिर्फ लोगों को यूज करने नहीं आता है, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफलाइन एक्सेल शीट्स, ये जितनी भी एक्सेल शीट्स मैंने आज आपको दिखाई, जैसे ये कैलकुलेटर शीट हो गई, ये डेटा शीट हो गई, ये सब कैसे बनती है, इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फॉर्मूले, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी और बाद में रेडीमेड भी दी जाएंगी। ओके, फिर 5 लिमिटेड रिस्क ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, कुछ होंगी ऑप्शंस बाइंग की और कुछ होंगी ऑप्शंस राइटिंग की। सो एवरीवन, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको ऑलरेडी आज सिखा चुका हूं, प्रोटेक्टिव पुट। आपके क्लास में आपको 5 और स्ट्रैटेजी सिखाई जाएंगी, कुछ होंगी बुलिश मार्केट की, कुछ होंगी बेरिश मार्केट की और कुछ होंगी साइडवेज मार्केट की। एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने कभी साइडवेज मार्केट देखा है? या आप लोगों को पता है साइडवेज मार्केट क्या होता है? एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूं, साइडवेज मार्केट मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट, जहां मार्केट ना तो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है ना कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। यस, सो एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो आप लोग कॉल बाय करके या पुट बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं क्या? अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो इट्स डिफिकल्ट, राइट? सो एवरीवन, जब कभी भी मार्केट साइडवेज होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस राइटिंग करके ही प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शंस राइटिंग बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको ये बताता है कि आप साइडवेज मार्केट में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू डीके। ओके, तो सबसे पहली चीज ऑप्शंस राइटिंग आपके क्लास में कवर किया जाएगा। दूसरा, मैं आप लोगों को ऑप्शंस राइटिंग सिखाऊंगा लिमिटेड रिस्क में। एवरीवन, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट ट्रायंगल सिखाऊंगा, वो तो सब बहुत रिस्की स्ट्रैटेजीज है। मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज सिखाऊंगा जिसके अंदर आपका रिस्क 2000, 3000, 4000 ये रेंज में होगा ऑप्शंस राइटिंग के अंदर। ओके, सो वन सेकंड, ऑप्शंस राइटिंग इन लिमिटेड रिस्क विल आल्सो बी कवर्ड इन योर क्लास। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप क्या लेवल पे एंट्री करेंगे, क्या लेवल पे एग्जिट करेंगे, नेक्स्ट डे अगर गैप अप या गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट में आती है जो आपको सिखाई जाएंगी। फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड है तो पूरा का पूरा आगे चाहिए तो ऑप्शन चेन डिटेल आपको सिखाया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कोर स्ट्रैटेजी ऑफ ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड टेक्निकल कोरिलेशन, जो मैंने ही डेवलप की है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके एवरीवन, तो ये सारी चीजें आपके ऑनलाइन क्लास में सिखाई जाएंगी। अब एवरीवन, हम आ गए हैं आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पे। आपको हमारी तरफ से क्या सपोर्ट मिलने वाला है? सबसे पहला सपोर्ट है असीम जैन्स पर्सनल ईमेल सपोर्ट फॉर लाइफ टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आपकी क्लास शुरू होती है
मेरा पर्सनल ईमेल आईडी आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। तो फ्यूचर में अगर आपको कोई ट्रेड लेना है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप तुरंत मुझे ईमेल डाल के मदद मांगेंगे। अगर लाइव मार्केट में ईमेल करते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मार्केट खत्म होने के बाद ईमेल किया तो थोड़ा टाइम रुकना, क्योंकि फिर मैं धीरे धीरे सारे ईमेल्स को रिप्लाई करता हूँ। ये ईमेल सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए आपको दिया जाएगा, मतलब जब तक आप लोग मदद मांगेंगे तब तक आपकी मदद की जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट सपोर्ट मोबाइल नंबर। ये बेसिकली एक कस्टमर केयर नंबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्यूचर में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है ऑर्डर पंच करने से रिलेटेड या एक्सेल बनाने से रिलेटेड, आप तुरंत इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। जो व्यक्ति इस नंबर को हैंडल करते हैं वो पूरी तरह से आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, सो वंस अगेन, मेरा पर्सनल ईमेल सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए दिया जाएगा और एक स्टूडेंट सपोर्ट मोबाइल नंबर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा टू सॉल्व योर एग्जीक्यूशनल क्वेरीज। अब एवरीवन, हम ये देखते हैं कि लाइव मार्केट में एक्चुअल में मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करता हूँ ईमेल के द्वारा। और उसके लिए मैं अपना ईमेल आईडी आप लोग के सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, support@schoolofderivatives.com, और यहीं से डायरेक्टली ईमेल्स पढ़ के बढ़ाऊंगा फॉर ऑथेंटिसिटी पर्पस, because I hope you know that emails are the most authentic and the most legal way of communication. Yes? चलिए पहला ईमेल देखते हैं मेरे एक स्टूडेंट का। इनका नाम है मिस्टर साथियान वेलू। तो साथियान जी का ईमेल मुझे आया था 15 जुलाई को, देख रहे हैं, अभी 5 दिन पहले की बात है, 12:33 PM लाइव मार्केट में, फ्राइडे वाले दिन। देखिए क्या लिखा था। डियर असीम जी, आई हैव टेकन टाइटन ट्रेड विद स्ट्रैटेजी। Can I hold the trade till Titan reaches 2200 or close the trade? Need your input. तो बेसिकली इन्होंने टाइटन में एक ट्रेड लिया था, स्ट्रैटेजी किया था। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं वेट करूं कि स्क्वायर ऑफ कर दूं। इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो टाइटन की स्ट्रैटेजी में उनका प्रॉफिट कुछ चल रहा था 2118.75, देख रहे हैं यहाँ पे। तो 2100 से ज्यादा का उनका प्रॉफिट था। तो वो पूछ रहे हैं सर क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं या जैसे भी। 12:33 को उन्होंने मुझे ईमेल डाला था मदद के लिए। कोई मुझे बता सकता है मेरा रिप्लाई साथियान जी को कितने मिनट के बाद गया? सेम डे 15 जुलाई को मेरा रिप्लाई कितने मिनट के बाद गया साथियान जी को? वही 15 जुलाई वाले दिन 3 मिनट के बाद। उनका ईमेल आया था 12:33 PM को, देख रहे हैं, और मेरा रिप्लाई गया 12:36 PM को, 3 मिनट के बाद। देखिए मैंने उनको क्या रिप्लाई किया। हेलो साथियान जी, your max profit in this strategy is 3862 rupees. Currently your profit is about 2100. I suggest square off an exit for 2 reasons. Upcoming weekend and use the free margin from Titan for some other trade. तो मैंने उनसे कहा कि देखो आपका इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट 3800 का है, फिलहाल आपका 2100 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैंने बोला कि स्क्वायर ऑफ करके निकल जाओ, और मैंने उसके 2 रीजन भी दिया। पहला रीजन था वीकेंड आ रहा था, और दूसरा मैंने उनसे कहा कि मार्जिन फ्री करो और उस मार्जिन को किसी दूसरे ट्रेड में यूज करो, क्योंकि मार्केट तेजी दिखा रहा था अच्छा खासा। ओके, सो एवरीवन, आप देख रहे हैं कैसे उन्होंने मुझसे मदद मांगी और मैंने उनकी तुरंत मदद कर दी। तो इससे क्या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है राइट डिसीजन लेने के लिए। तो ये तो अभी मैंने आपको ये बताया कि लाइव मार्केट में कैसे हेल्प करता हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मार्केट खत्म होने के बाद मैं अपने स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प करता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक ईमेल दिखाऊंगा मेरे एक स्टूडेंट का जो काफी डिसिप्लिन्ड है। उनका नाम है मिस्टर निशांत शिर्के। तो आप देख रहे हैं निशांत जी डेली मुझे अपना एनालिसिस भेजते हैं, एनालिसिस ऑफ 20 जुलाई, एनालिसिस ऑफ 19 जुलाई, 18 जुलाई, 15 जुलाई, इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा इस एनालिसिस में क्या होता है। तो जैसे एक कल रात को उन्होंने भेजा था 19 जुलाई को, देख रहे हैं 10:20 पे। तो उन्होंने भेजा, डियर सर, इन्फोसिस में उनको क्या लग रहा है, एक्सिस में क्या लग रहा है, आईसीआईसीआई में क्या लग रहा है, कोटक में क्या लग रहा है, स्टेट बैंक। फिर मैं उनका एनालिसिस चेक करता हूँ और रिप्लाई करता हूँ मेरे एनालिसिस से। तो मेरा बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, इन्फोसिस में क्या व्यू है, एक्सिस बैंक में क्या व्यू है, एचयूएल में क्या व्यू है। देख रहे हैं एचयूएल में कल हमारा व्यू था बुलिश ट्रेड विद अ टारगेट ऑन 2600 इंट्राडे, और आज वो टारगेट अचीव भी हो गया था। तो इस तरह से क्या होता है कि अब मैंने अपना एनालिसिस जैसे निशान जी के साथ शेयर किया, तो पहली बात तो अगर उनसे कोई ट्रेड मिस हो गया है तो वो मेरे इससे उनको मिल जाता है, और दूसरा अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो उनको ये भी समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है। ओके,
एंड एवरीवन, आप देख रहे हैं ऐसा रोज हो रहा है, वो डेली अपना एनालिसिस करके मुझे भेजते हैं। ये 18 जुलाई को भेजा था, मैंने चेक किया और रिप्लाई कर दिया। फिर ये 17 जुलाई को भेजा था, मैंने चेक किया और रिप्लाई कर दिया। फिर ये 14 जुलाई का ईमेल है, उन्होंने भेजा था, मैंने चेक किया और रिप्लाई कर दिया। तो ऐसा डेली होता है, डेली। इज इट क्लियर? सो एवरीवन, अब कोई मुझे बता सकता है ये साथियान जी और निशान जी के ईमेल के द्वारा मैं आप लोग को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? एवरीवन, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अब जो मेरा पूरा टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। मैं कंटिन्यूसली अपने स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर मुझसे मदद मांगे तो मैं उसकी जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। ओके, इस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प एंड सपोर्ट देता हूँ। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनते हैं तो आप लोगों को भी इसी प्रकार का हेल्प एंड सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमने हमारा प्रोग्राम कैसे डिजाइन किया है। तो प्रोग्राम टोटल 14 घंटों का है जो 7 दिनों के अंतर्गत चलता है। ध्यान से देखिएगा। डे 1 है वन ऑफलाइन ओरिएंटेशन वेबिनार बिफोर द क्लास ऑफ टोटल 1.5 आवर्स। तो आपका कोर्स शुरू होने से पहले हम आपको एक ओरिएंटेशन वेबिनार भेजेंगे आपके ईमेल आईडी पे। ये एक रिकॉर्डेड वेबिनार है जो आप जब चाहें तब देख सकते हैं। इस वेबिनार में मैंने कंसेप्ट्स कवर किए हैं जैसे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फिर लाइव मार्केट में ऑर्डर कैसे पंच करते हैं, ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल रखी हैं। तो प्लीज इस वेबिनार को अच्छे से देख के आइएगा क्योंकि इससे आपके बेसिक्स बढ़िया तरह से ब्रश अप हो जाएंगे। फिर आता है डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5, 2.5 आवर्स ईच ऑनलाइन वेबिनार विथ रिकॉर्डिंग्स। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपके लाइव लेक्चर्स होंगे मेरे साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11:30 बजे तक। लाइव लेक्चर्स मतलब आप अपने घर पे, मैं अपनी जगह पे, हम इस वेबिनार से जुड़ेंगे और आपको सारी चीजें लाइव सिखाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी इशू है तो डाउट क्लियरिंग सेशन में सब क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, जैसे ही सेशन रात को 11:30 बजे खत्म होता है मैं अपने सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ उसका रिकॉर्डिंग भी हम आप लोग के साथ शेयर कर देंगे ताकि आप उसे जितने बार देखना चाहो देख सकते हो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि सर अगर लेक्चर के टाइम पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो लेक्चर कैसे अटेंड करेंगे? एवरीवन डोंट वरी, आप हमारे सारे लेक्चर्स को मोबाइल फोन के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो मेरी टीम आपको बता देगी। इट्स अ फ्री ऐप। जैसे ही आपने उस ऐप को डाउनलोड किया उस पर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अब आप बस में हो, ट्रेन में हो या कार में हो, मोबाइल निकाला, हेडफोन लगाया और लेक्चर देखना शुरू ऑन द गो। फिर आता है डे 6 which is one live market trading session with Mr. Asim Jain of total 2 hours। अब जैसे आपके थियरी सेशंस थर्सडे को खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट डे फ्राइडे वाले दिन आपका एक और सेशन होगा मेरे साथ लाइव मार्केट में फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 to 11:15 AM। इस सेशन में आप और मैं साथ में ट्रेडिंग करेंगे विथ रियल कैपिटल। ओके, सो एवरीवन प्लीज इस सेशन को मिस मत करना, और अगर मिस करने वाले हो तो हमको पहले ही बता देना ताकि हम आपको दूसरे बैच में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि इस सेशन में आप और मैं साथ में ट्रेडिंग करेंगे। ओके, और लास्ट आता है डे 7 which is 1-to-1 पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन ऑफ टोटल हाफ एन आवर। अब जैसे ही आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है और उसके बाद मुझसे पर्सनली अगर अपना डाउट क्लियर कराना चाहते हैं तो आप ये 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें सिर्फ आप और मैं ही होंगे, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो भी डाउट्स है आप इसमें मुझसे क्लियर करवा सकते हैं। कहने के लिए ये हाफ एन आवर का होता है, ये कभी कभी 1-1.5 आवर्स तक भी जाता है, क्योंकि जब तक मेरे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर नहीं होते तब तक ये सेशन में क्लोज नहीं करता। ओके, सो वंस अगेन डे 1 आपका ओरिएंटेशन है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 आपके लाइव लेक्चर्स होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रात को 9 से 11:30 बजे तक। रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी और आप मोबाइल से भी अटेंड कर सकते हैं। डे 6 है आपका वन लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन विद मिस्टर असीम जैन ऑफ टोटल 2 आवर्स, जो फ्राइडे को होगा मॉर्निंग 9:15 to 11:15 AM। और डे 7 है वन क्लियर है? ओके, जैसे कि मैंने कहा कि चर्चगेट में भी मेरे लेक्चर्स होते हैं। ये चर्चगेट लेक्चर का एक फोटोग्राफ है, वो मैं ही खड़ा हूँ वहाँ पे। एक और फोटोग्राफ ऑफिस से, अगेन सेंटर में मैं खड़ा हूँ स्टूडेंट्स के साथ।
अब एवरीवन, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता था, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, पूछ सकता हूँ? अगर आप लोग इजाजत देंगे तो ही पूछूंगा, पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा था, पूछ सकता हूँ? थैंक यू। एवरीवन, सवाल कुछ इस प्रकार से है, आज जितने भी लोग इस वेबिनार में बैठे हैं, आप में से कितने लोगों को एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है कि लास्ट 2 साल में आप मार्केट का पूरा फायदा नहीं उठा पाए? कितने लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार, लास्ट 2 साल में मार्केट तो डबल से ज्यादा रैली कर गया, मैं तो वैसे भी घर पे बैठा था, लॉकडाउन चालू था, फिर भी मार्केट का फायदा नहीं उठा पाया? कितने लोग को ऐसा रिग्रेट या गिल्ट वाला फीलिंग आता है? ओके, काफी लोग हैं। एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, ये रिग्रेट वाली फीलिंग आप फ्यूचर में भी चाहते हैं या इस बार आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होकर बैठना चाहते हैं? प्लीज टेल मी, वापस से रिग्रेट चाहिए या इस बार वेल प्रिपेयर्ड होकर बैठना चाहते हैं? वेल प्रिपेयर्ड, ओके। सो एवरीवन, आगे बढ़ने से पहले कोई लाइव एग्जांपल देखना चाहेंगे किसी का जो मार्केट में ऑलरेडी काफी सालों से है और ठीक ठाक परफॉर्म भी कर चुका है? यस एवरीवन, अपने बारे में बताऊं, क्योंकि अभी तक अपने बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका प्रेजेंटर असीम जैन। 2012 में इंजीनियरिंग पास करके बाहर हुआ था और पहला जॉब लगा था एक कंपनी में जिसका नाम है एक्सेंचर। शायद आपने सुनी होगी, काफी बढ़िया कंपनी है। जब मुझे एक्सेंचर में जॉब लगा था तो मेरी सैलरी थी कुछ 25,000 रुपया महीना और मैं बहुत खुश था क्योंकि वो मेरी सबसे पहली सैलरी थी। बट मेरे जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनकी एम्बिशंस बहुत हाई होती है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। तो 24 साल की उम्र में जब मैंने थोड़ा बहुत कैपिटल इकट्ठा कर लिया था तो मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, मैं सब छोड़ छाड़ के मार्केट में एंटर हो गया। शुरुआत में हर दूसरे ट्रेडर की तरह मैंने भी लॉस किया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तुरंत समझ में आ गया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, तो मैंने ट्रेडिंग को रोका और नॉलेज फोकस किया। जब मुझे ठीक ठाक नॉलेज आ गया था तो मैंने ट्रेडिंग वापस से रेज्यूम की और एक ऐसा समय आया जब मैं महीने का 18 से 20,000 रुपया बना लेता था। अब मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि जितनी मेरी सैलरी थी उतना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था फैमिली इनकम में। देखते ही देखते दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजर गए और आज हम आ गए 2022 में। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि असीम आपका क्या स्टाइल है या क्या प्रॉफिटेबिलिटी, इस सवाल का मैं जवाब देना पसंद करता हूँ बट एक इंसिडेंट के माध्यम से जो मेरे लाइफ में बहुत क्रूशियल रहा है, जो मैं अपने हर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोग भी कोरिलेट करेंगे। एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूँ, जब कभी भी हम हिंदुस्तानी लोग थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे माता पिता, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, क्योंकि हम इंडियंस हमारी फैमिली के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। सो एवरीवन, मैं भी एक टिपिकल इमोशनल इंडियन जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाने वाला हूँ। कुछ समय पहले की बात है, दिवाली का समय था। मेरे परिवार को एक चीज की जरूरत थी जो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि उस जरूरत को मैं पूरी कर सकता हूँ। तो 19 अक्टूबर दिवाली वाला दिन था। उसके 4 दिन बाद 23 अक्टूबर को मैंने अपनी फैमिली की एक बहुत ही पुरानी ड्रीम को इस तरह से पूरा कर दिया। एवरीवन, कोई मुझे बता सकता है विच व्हीकल इज दिस? टोयोटा? यस। फॉर्च्यूनर? करेक्ट, फॉर्च्यूनर है। ये मैं हूं और ये है मेरे पिताजी। एवरीवन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैं शो ऑफ करने के लिए दिखा रहा हूं। इसे दिखाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस कार को अफोर्ड कर सकता था अगर मैं जॉब कर रहा होता, लेकिन तब तक मेरी उम्र हो जाती 60 और 60 साल की उम्र में अगर मैं एक कार खरीद भी लेता तो क्या मैं कह सकता हूं मैं इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता ड्यू टू ओल्ड एज? सो एवरीवन, कहने का मतलब ये है कि ये वही असीम जैन है जो आज से 8-9 साल पहले यही मुंबई में यहाँ वहां घूमता था, ढूंढ रहा था कोई कुछ सिखा दे। कुछ कोर्सेज भी किए, कुछ लोगों ने कुछ सिखाया, कुछ लोगों ने बहुत गलत भी सिखाया, बट तभी एक चीज समझ में आ गई थी क्या सही है और क्या गलत। और यही सारी चीजें मैं आज अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। इसलिए एक वो दिन था और एक आज का दिन है जो यही मुंबई में 2 ऑफिस लेके बैठा हूँ एट द एज ऑफ, कैन एनीवन गेस माय एज?
माई एज इज 33। जब ये कहने का मतलब ये है, कोई भी उम्र ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है कैलकुलेटेड रिस्क लेने की। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता आपको सक्सेस कब मिलने वाली है, बट एक बात पक्की है, प्रोसेस जरूर शुरू हो जाएगी। ओके एवरीवन, तो ये सिर्फ मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए दिखाया था, प्लीज इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा। ओके, तो चलिए एवरीवन, अब इतना सारा डिस्कशन करने के बाद और इतना सा मोटिवेशन के बाद, आप में से कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हैं? प्लीज टेल मी। आप में से कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हैं? देखिए, मुझसे झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप मुझसे झूठ बोलेंगे इसका मतलब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। सो प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस वन? काफी लोग हैं। ओके एवरीवन, मुझे एक बात बताइए, आप अपने स्टॉक मार्केट करियर में कैसे ग्रो करना चाहते हैं? ये टिप्स के माध्यम से जो आपको वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आती है, या फिर एजुकेशन के माध्यम से कैसे ग्रो करना चाहते हैं? So everyone, अगर आपकी और मेरी सोच मिलती जुलती है तो हमारा फोकस टिप्स पे तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे ही होगा। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं, लेट्स सी हमने हमारा प्रोग्राम कैसे बनाया। एवरीवन, द ऑप्शन ट्रेडर कोर्स फीस $299। डॉलर्स में क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि अधिकतर मैं अपने कोर्सेज ऑनलाइन देता हूँ एनआरआईज को, इसलिए डॉलर जरूरी है। बट हम हिंदुस्तानियों के लिए ये रुपीज में बन के आता है, जो कि है 22,500। बट एवरीवन, सिंस लास्ट 2 years मुझे सजेशन आया है, लोग मुझसे कहते हैं सर कोविड का समय है, अगर आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो यस, मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है जिसमें आप लोग पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं आए और मेरे कोर्स की वैल्यू भी कम ना हो। सो एवरीवन, आज अगर आपको ये वेबिनार पसंद आया और आज आप एनरोल करते हैं, तो ये कोर्स मैं आपको 22,500 में नहीं दूंगा। आई विल गिव इट टू यू एट अ बेस्ट प्राइस ऑफ 8,500 ओनली, एंड दैट ऑल्सो जीएसटी इज इंक्लूडेड। आपको अलग से जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो अपनी जीएसटी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर देना, हम आपको जीएसटी का इनवॉइस देंगे ताकि जब आप रिटर्न्स फाइल करें तो 18% का और बेनिफिट उठा सकते हैं।